सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हम समझ रहे हैं क्रेब्स साइकिल। ये जो साइकिल है लिंक रिएक्शन के बाद में स्टार्ट होती है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे टर्मिनेट करने का प्रयास करती है। टर्मिनेट तो नहीं करती क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे वापस आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है। तो ध्यान से देखिएगा आप, ये प्रोसेस कहां पर होती है अगर मैं लिखूं, जैसा कि आपको पता है लिंक रिएक्शन हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये भी होती है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है। इस साइकिल के अंदर जो सबसे पहला सबस्टेंस बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है बच्चे? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बनने के कारण इसी साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड का एक और नाम होता है सिट्रेट, इसलिए इसको सिट्रेट साइकिल भी आप बोल सकते हैं। इस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। चाहे सिट्रिक एसिड साइकिल बोलो, चाहे सिट्रेट साइकिल बोलो, चाहे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलो, तीनों का मतलब क्या है बच्चे? क्रेब्स साइकिल से है। ये जो कार्बोक्सिलिक होता है ये COOH ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चे? COOH ग्रुप होता है। बात समझ में आती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये क्रेब वर्ड कहां से आया है। एक्चुअली में ये एक साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम था उनका हैंस क्रेब। क्या था बच्चे? हैंस क्रेब। इन्होंने इस साइकिल की डिस्कवरी की थी। कहां पर की थी? फ्लाइट मसल ऑफ पिजन, यानी कि पिजन की फ्लाइट मसल ने हैंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने एक साइकिल डिस्कवर किया था, जिसका नाम रख दिया क्रेब्स साइकिल। बोलो बात समझ में आती है। इस साइकिल के अंदर एक्सेप्टर कौन होता है? ध्यान से सुनिएगा। इस साइकिल के अंदर एक्सेप्टर कौन होता है, यानी कि इस साइकिल के अंदर जो सब्सटेंस एंट्री ले रहा है उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है? वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अगर पूरा नाम लिखूं इसका तो ये है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बात समझ में आती है। और एंट्री कौन सा सब्सटेंस लेता है? अगर मैं यहां पे लिख दूं एंट्री कौन लेता है, तो लेता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पिछली क्लास में देखा था लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम है। तो क्रेब्स साइकिल का रिएक्टेंट यानी कि सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम है, जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। बोलो बात समझ में आती है। ये साइकिल कहां पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए इस साइकिल में जितने भी एंजाइम्स आ रहे हैं वो सब कहां पर होने चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पर आता है, मैं लिखता हूं आपके सामने, ऑल एंजाइम्स present in matrix एक्सेप्ट क्या होगा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है, जिसे शॉर्ट में SDH भी बोलते हैं, ये मैट्रिक्स में नहीं मिलता। बाकी सारे एंजाइम, अभी सारे पढ़ाऊंगा, वो सारे कहाँ मिलते हैं बच्चे? मैट्रिक्स के अंदर मिलते हैं। ध्यान से देखो, ये एंजाइम कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये केवल वहीं मिलता है, इसलिए ये वहाँ का मार्कर एंजाइम है। क्या है बच्चे? ये मार्कर एंजाइम है। मार्कर एंजाइम उसे बोलते हैं जो उस प्लेस के अलावा और कहीं नहीं मिलता। ये केवल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है भी, इनर और आउटर। इनर पे क्या मिलता है? SDH मिलता है। बाकी सारे इनर के अंदर आने वाले मैट्रिक्स के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर, फ्लूइड मटेरियल के ऊपर मिलते हैं। बोलो बात समझ में आती है। एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं क्या? अगला लिख रहा हूं कि ये जो साइकिल होती है ना, ये कॉमन होती है बच्चे। क्या होती है? कॉमन होती है। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए। इन तीनों का अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल तो होगी ही होगी, ये कॉमन होती है। बोलो बात समझ में आती है।
एक चीज और लिखता हूं मैं यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के बारे में कि आखिर इस साइकिल का एम क्या है, ये साइकिल क्या करना चाहता है। ये साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए में से हाइड्रोजन को निकालना चाहता है और इस हाइड्रोजन को देना चाहता है एफएडी को, इस हाइड्रोजन को देना चाहता है एनएडी को, ताकि ये बन सके NaDH2 और FADH2। FAD से बनेगा FADH2, NaDH से बनेगा NaDH2। बोलो बात समझ में आती है क्या। तो मेन पर्पस है क्रेब्स साइकिल को करने का एसिटाइल कोएंजाइम ए से हाइड्रोजन को बाहर निकालना। बात समझ में आती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स बताए मैंने आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में। अब मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजीली बना दूंगा आपके लिए। वो सब्सटेंस जो क्रेब्स साइकिल में आता है भाई वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन है बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके साथ जो सबसे पहले जुड़ता है वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पूरा नाम अभी लिखा ही था आपके सामने, है ना, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है बच्चे? सिट्रेट बनता है, जिसे सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ऑलरेडी आपको समझा दिया है, क्लियर है। जब ये सिट्रेट आगे मॉडिफाई होता है तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट बनता है। क्या बनता है बच्चे? आइसोसिट्रेट। इसे आप चाहो तो आइसोसिट्रिक एसिड भी लिख सकते हो। जब ये आगे मॉडिफाई होता है तो बनता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। क्या बनता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अभी इसका पूरा नाम भी लिख दूंगा आगे, अभी शॉर्ट में समझो। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये क्या बना देता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना देता है। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना देता है बच्चे सक्सिनेट। क्या बना देता है? सक्सिनेट बना देता है। सक्सिनेट को आप चाहो तो सक्सिनिक एसिड भी लिख सकते हो। इसके बाद बन जाता है बच्चे फ्यूमरेज। क्या बन जाता है? फ्यूमरेट बन जाता है ना। फ्यूमरेज एंजाइम है, फ्यूमरेट सब्सटेंस है यहाँ पे, फ्यूमरेट बन गया। फ्यूमरेट को आप चाहो तो फ्यूमरिक एसिड भी लिख सकते हो। फ्यूमरेट के बाद में बन जाता है बच्चे मेलेट, और मेलेट को आप चाहो तो मेलिक एसिड भी लिख सकते हो। इन सब्सटेंस को आप इसी ऑर्डर में याद रखेंगे कि सबसे पहला स्टेप हुआ ये जिसमें बना सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, दूसरा स्टेप हुआ ये जिसमें बना आइसोसिट्रेट, तीसरा स्टेप हुआ ये जिसमें बना अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, चौथा स्टेप ये हुआ जिसमें बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, पांचवा स्टेप ये हुआ जिसमें बना सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, छठा स्टेप हुआ जिसमें बना फ्यूमरेट, सातवां स्टेप मेलेट बना, आठवां स्टेप वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। बोलो बात समझ में आती है। तो ये है साइकिल के सारे सब्सटेंस आपके सामने लिखे हुए। अभी मैं एंजाइम्स का नाम लिखूंगा और इन स्टेप में क्या क्या होता है वो भी सब्सटेंस आइडेंटिफाई करूंगा, और इन स्टेप का नाम क्या है वो भी आपको बताऊंगा। एक बार इतना ड्रॉ कीजिए आप, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो उम्मीद है आपने ड्रॉ कर लिया है और हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर किन किन सब्सटेंस की एंट्री होती है, कौन कौन से सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, कौन से यूज होते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। स्टेप नंबर 1 और 7 के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है। क्या होता है बच्चे? वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है। बहुत ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 ये रहा, मैंने कहा कि यहाँ पर वाटर यूज होगा, लिख दिया मैंने। स्टेप नंबर 7 ये रहा, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वाटर यूज होगा, मैंने लिख दिया। लो यहाँ पर H2O यूज हो गया। आगे लिख रहा हूं आपके सामने स्टेप नंबर 3, 4 और 8, इनके अंदर NaDH2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? NaDH2। स्टेप नंबर 3 कौन सा है? ये रहा। तो यहाँ पर NAD आएगा। कौन आएगा? NAD, और बन जाएगा NaDH2। क्या बन जाएगा बच्चे? NaDH2। दो हाइड्रोजन इस आइसोसिट्रेट से निकलेंगे और NAD से जुड़ जाएंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो फोर्थ स्टेप में भी हमने NAD भेज दिया, NAD के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े और NaDH2 बन गया। बोलो बात समझ में आती है क्या? इसके बाद स्टेप नंबर 8 पे आते हैं अपन। स्टेप नंबर 8 को ध्यान से देखो, यहाँ भी NAD आएगा और क्या बनाएगा? NaDH2 बनाएगा। बात समझ में आती है, क्लियर? इसके बाद मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 6 के अंदर बनता है बच्चे FADH2। क्या बनता है? FADH2। स्टेप नंबर 6 ये रहा, यहाँ पर FAD आएगा और बन जाएगा FADH2। क्या बन जाएगा? FADH2। इसके बाद लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 5 में बनता है बच्चे GTP। ये डाटा आपको याद रखना है इसलिए अलग से लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 5 ये रहा, यहाँ पर GDP आएगा, बन जाएगा GTP। बोलो बात समझ में आती है? क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या? उसके अलावा ध्यान से सुनो, स्टेप नंबर 3 और 4 के अंदर CO2 बाहर निकलता है। तो मैं लिख रहा हूं आपके सामने स्टेप नंबर
3 और 4 कहाँ पर है, ये रहा 3, तो यहाँ से एक CO2 बाहर निकलेगा। 4 कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ से भी एक CO2 बाहर निकलेगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या? ये वो चीजें हैं जो आपको याद करनी है भाई। ये याद करने के बाद आप इतने सारे सब्सटेंस को लिख सकते हो, कहां पर किसका एग्जिट और कहां पर कौन सा सब्सटेंस बाहर निकला है। इसके बाद ध्यान से सुनना एक बात और, कोएंजाइम ए कहां पर एंट्री लेगा और कहां पर रिलीज लेगा, उसे ध्यान से सुनो। क्या यहां पर कोएंजाइम ए है, यहां पर नहीं है, तो जरूर यहां का कोएंजाइम ए बाहर निकल गया होगा कुछ ऐसे। कोएंजाइम ए यहां पे बाहर निकला। क्या यहां पर कोएंजाइम ए नहीं आया, यहां पर आ गया सीधा, तो जरूर इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए एंटर हुआ होगा। बात समझ में आती है? और आगे वापस कोएंजाइम ए नहीं है, तो यहां से वापस कोएंजाइम ए बाहर निकल गया होगा। कोएंजाइम ए की भी कहानी आपको समझ में आती है। अब मैं लिखता हूं कि सब्सटेंस के अंदर कितने कितने कार्बन है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। मैं लिख रहा हूं कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड था भाई, एसिटाइल कोएंजाइम है, और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। जब ये दोनों जुड़े तो 6 कार्बन का बना सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का बना आइसोसिट्रिक एसिड, और यहां से एक CO2 निकल गया, 6 कार्बन में से एक CO2 गया, तो 5 कार्बन का बना अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। यहां से फिर CO2 निकल गया, 5 में से एक गया, तो 4 कार्बन का क्या बना बच्चे, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। फिर 4 कार्बन का बना सक्सिनिक एसिड, 4 कार्बन का बना फ्यूमरिक एसिड, 4 कार्बन का ही बना मैलिक एसिड, और उससे बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बात समझ में आती है? तो ये कार्बन का काउंट भी आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब समझाऊंगा मैं आपको एंजाइम के नेम, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। यहां पर सिट्रेट बन रहा है, तो एंजाइम का नाम है फर्स्ट स्टेप में बच्चे सिट्रेट सिंथेज। क्या नाम है बच्चे? सिट्रेट सिंथेज। सिंथेज का मतलब ही फॉर्मेशन बनना। यहां पे सिट्रेट बन रहा है तो सिट्रेट सिंथेज। यहां पर आइसोमराइजेशन हो रहा है, इसलिए एंजाइम आता है बच्चे अकोनिटेज। कौन सा एंजाइम आता है? अकोनिटेज आता है। यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलाइजेशन हो रहा है। बोलो बात समझ में आती है? और यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकालना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, और डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। एंजाइम का नाम रखा है हाइड्रोजन के बाहर निकलने के बेसिस पे। क्या यहां पर आइसोसिट्रेट से बाहर निकल रहा है? बिल्कुल। तो एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। यहां पर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो एंजाइम का नाम रख दिया हमने, यहां लिख देता हूं अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम हो गया यहां का। बोलो बात समझ में आती है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन चुका है, फिर भी अगले स्टेप का एंजाइम होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज। क्या होता है बच्चे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज होता है। यहां पर फिर से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, किससे? सक्सिनेट से। तो यहां पर एंजाइम आता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या आता है बच्चे? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज आता है। इसी को बोलते हैं SDH। शुरुआत में जो बात की थी कि SDH एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, बाकी सारे एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगला एंजाइम सुनो, जो फ्यूमरेट के ऊपर काम करता है वो होता है बच्चे फ्यूमरेज। क्या होता है? फ्यूमरेज। और जो मेलेट के ऊपर काम करता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, तो इसका नाम रख दिया बच्चे मेलेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या रख दिया? मेलेट डीहाइड्रोजिनेज नाम यहां पर रख दिया है। तो सारे स्टेप के एंजाइम भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मुझे बताना है कि इन स्टेप का नाम क्या है। क्या बताना है बच्चे? स्टेप का नाम। बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख नहीं सकते, जगह थोड़ी कम है, एक बार सुन लो, आगे लिख दूंगा अगली स्लाइड पे। ध्यान से सुनो। इस स्टेप के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को मिला रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो इसका नाम है कंडेंसेशन। इसके अंदर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, यानी कि आइसोमराइजेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ कंपाउंड में, तो ये है आइसोमराइजेशन। 3 और 4th स्टेप के अंदर ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ऑक्सीडेटिव, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये दोनों है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर एक बना है GTP, यानी कि फॉस्फेट आया है बेसिकली, है ना।
ये 2 फॉस्फेट के साथ आया था, ये 3 फॉस्फेट के साथ बाहर निकल रहा है, तो यहां पर एक फॉस्फेट बाहर निकला है सबस्टेंस से, यानी कि फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ये सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है। इस स्टेप का नाम होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बोलो बात समझ में आती है? अगले स्टेप का नाम ध्यान से सुनो। क्या यहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो स्टेप का नाम क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजनेशन। यहां भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो स्टेप का नाम हो गया डिहाइड्रोजनेशन। और स्टेप नंबर 7 के अंदर वाटर यूज हो रहा है, इसलिए इस स्टेप का नाम है बच्चे हाइड्रेशन। बोलो बात समझ में आती है? तो ये सारे स्टेप के मैंने नेम भी बता दिए, मैंने सबस्टेंस भी बता दिए, मैंने एंजाइम भी बता दिए, कौन सा एंजाइम कहां पर है वो भी बता दिया। अब मैं इन सबको अलग से लिख के दे देता हूं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको और याद कर सको। तो इस साइकिल को ड्रॉ करें, उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से नोट किया है भाई। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। सब्सटेंस के नाम लिखता हूं। देखो सबसे पहला सब्सटेंस क्या आता है बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद क्या बन जाता है? इसके बाद बन जाता है बच्चे सिट्रेट। इसी सिट्रेट को बोलते हैं सिट्रिक एसिड। इसके बाद क्या बनता है बच्चे? आइसोसिट्रेट। इसी आइसोसिट्रेट को आइसोसिट्रिक एसिड भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जिसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। बात समझ में आती है? इसके बाद बनता है बच्चे सक्सिनाइल और साथ में होता है कोएंजाइम ए। इसके बाद बन जाता है बच्चे सक्सिनेट। इसे आप चाहो तो सक्सिनिक एसिड भी लिख सकते हो। इसके बाद बन जाता है बच्चे फ्यूमरेट। इसे आप चाहो तो फ्यूमरिक एसिड भी लिख सकते हो, फ्यूमरिक एसिड। ठीक है। इसके बाद बन जाता है बच्चे मेलेट, जिसे आप चाहो तो मेलिक एसिड भी लिख सकते हो। तो ये है भाई सारे सब्सटेंस, है ना, जिनको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ये पहला सब्सटेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। उसके अलावा एक सब्सटेंस और आप देख सकते हो जो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसका भी पूरा नाम लिख लो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बात समझ में आती है? तो ये है वो सारे सब्सटेंस जो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने पढ़े हैं और याद की हैं। इनके अंदर कार्बन्स का नंबर भी मेंशन कर देता हूं मैं। ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन का, ये 5 कार्बन का क्योंकि एक CO2 निकल गई, ये 4 कार्बन का क्योंकि यहाँ पे एक CO2 और निकल गई, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन और ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। बोलो बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाएं क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। स्टेप का नाम लिख रहा हूं। देखो पहला स्टेप क्या था बच्चे? कंडेंसेशन। दूसरा स्टेप क्या था बच्चे? आइसोमराइजेशन। तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप थे बच्चे ऑक्सीडेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकली है जो NAD से जुड़कर NADH2 बना लिया था, ऑक्सीडेटिव। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकली, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन। क्या लिखा मैंने? डी कार्बोक्सिलेशन। बात समझ आती है? पांचवा स्टेप है बच्चे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। पांचवें स्टेप का नाम क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। छठा और आठवां स्टेप है बच्चे डिहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन बाहर निकलता है इसलिए डिहाइड्रोजनेशन। क्योंकि स्टेप नंबर 1 और 7 के अंदर वाटर यूज होता है, इसलिए 7 को बोल दिया क्या? हाइड्रेशन। क्या बोल दिया बच्चे? हाइड्रेशन स्टेप। तो ये है भाई 8 स्टेप के नेम जो कि क्रेब साइकिल के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या क्या होता है इन स्टेप्स के अंदर, तो वो भी आप लिख सकते हो। स्टेप नंबर 3, 4 और स्टेप नंबर 8, इनके अंदर बनता है बच्चे NADH2। क्या बनता है? NADH2। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे बन रहा है भाई NADH2। स्टेप नंबर 6 के अंदर बन रहा है बच्चे FADH2। स्टेप नंबर 5 के अंदर बन रहा है बच्चे GTP। स्टेप नंबर 3 और 4 इन दोनों के अंदर CO2 बाहर निकलता है। उसके अलावा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 7 यहाँ पर H2O यूज होता है।
यहाँ भी H2O यूज होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी है बहुत ही अच्छे से, उम्मीद है आप कर पाएंगे। आगे बढ़ जाएं क्या? बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। एंजाइम्स के नए में कर फिर से देखो भाई, पहले स्टेप में यूज हुआ था सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि सिट्रिक एसिड बना। अगले में आइसोमराइजेशन, तो एंजाइम है अकोनिटेज। अगले में क्या हुआ? हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकला, डीहाइड्रोजनेशन हुआ। तो पहला सब्सटेंस क्या था बच्चे? आइसोसिट्रेट। क्या था? आइसोसिट्रेट। इसके बाद क्या बना था? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो इन दोनों के आगे क्या लगाना है बच्चे? डीहाइड्रोजिनेज। यहां भी क्या लगाएंगे? डीहाइड्रोजिनेज। बात समझ आती है? इसके बाद ध्यान से देखो, यहां पर आएगा एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज। इसके बाद एंजाइम आ जाएगा बच्चे सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसे एसडीएच भी बोलते हैं, जिसे मार्कर एंजाइम ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बात समझ आती है? इसके बाद एंजाइम आ जाएगा बच्चे फ्यूमरेज। क्या आ जाएगा? फ्यूमरेज। इसके बाद आ जाएगा बच्चे मेलेट डीहाइड्रोजिनेज। बोलो बात समझ में आती है? तो ये है सारे एंजाइम्स के नेम, आई होप आप याद कर पाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है। जैसा कि हमने समझा था, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड बनाता है, जिसके अंदर 2 एटीपी हमें मिलती है। भाई 2 एटीपी यूज होती है, 4 एटीपी मिलती है, तो नेट प्रॉफिट कितना है? ओनली 2 एटीपी का। और यहां पे 2 NADH2 हमें मिल जाते हैं। अगर ये NADH2 ETS में जाते हैं, जो कि ETS अगली लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, तो ये 2 NADH2 आपको 6 ATP दे देंगे। कितनी ATP दे देंगे बच्चे? 6 ATP दे देंगे। अगर मैं लिंक रिएक्शन की बात करूं, तो लिंक रिएक्शन को ध्यान से समझो। एक पायरुविक एसिड के लिए एक बार लिंक रिएक्शन होगी और उसके अंदर एक NADH2 बनेगा, लेकिन एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो 2 बार लिंक रिएक्शन होगी, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है, इसलिए 2 NADH2 यहाँ पे बनेंगे। जब ये NADH2 ETS में जाएंगे तो अगेन आपको 6 ATP दे देंगे। एक NADH2 से 3 ATP मिलती है, तो 2 से 6 ATP मिल जाएगी। क्रेब्स साइकिल के अंदर अभी अभी हमने देखा कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, जो कि लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे बना था? पायरुविक एसिड से। इसलिए एक ग्लूकोज से 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने हैं 2 पायरुविक एसिडों से। बात समझ में आती है? ध्यान से देखो, मैंने कहा कि 6 NADH2 यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि 3 बनते हैं एक क्रेब्स साइकिल में, 2 बार क्रेब्स साइकिल होगा, और 2 बनेंगे यहाँ पे FeDH2, क्योंकि एक बनता है एक क्रेब्स साइकिल में, 2 बार क्रेब्स साइकिल होगी तो 2 FeDH2। एक GTP बनता है क्रेब्स साइकिल में, तो 2 यहाँ पे GTP बन जाएंगे, क्योंकि 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा। जब 6 NADH2 ETS के अंदर जाएंगे, 1 से 3 ATP, तो 6 से 18 ATP यहाँ से मिल जाएंगे। एक FADH2 से 2 ATP मिलती है ETS में, अगर 2 FADH2 जाएंगे ETS में तो 4 ATP यहाँ से मिल जाएगी। और ये जो GTP है ये भी ATP में कन्वर्ट हो जाती है, ETS की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। 2 GTP है हमारे सामने, तो 2 ही ATP यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। 2 क्या बन जाएगी बच्चे? ATP बन जाएगी। एक ग्लूकोज से हमें कितनी ATP एनर्जी मिलती है? तो आपके सामने सारा काउंट लिखा हुआ है, सारों को ऐड करते हैं। देखो 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, दोनों क्या हो गए? 8 हो गए मिलकर। 8 और 6 ये कितने हो गए भाई? 14 हो गए। 14 और 18 ये कितने हो गए? 32 हो गए। 32 और 4 36 हो गए। 36 और 2 38 हो गए। इस प्रकार एक ग्लूकोज के कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें 38 एटीपी एनर्जी मिल जाती है। बोलो बात समझ में आती है? तो ये था क्रेब्स साइकिल, जिसमें मैंने आपको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट भी एक्सप्लेन की है भाई एक ग्लूकोज के लिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है और आप इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।